दोस्तों स्वागत है आपका आरएन एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों गोल्डन पॉइंट्स वाली क्लास जो कि आप लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का। तो आज हम उसी की कंटिन्यूटी में बात करने आए हैं अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ रिमेनिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि इनमें से जो है ना कहीं वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। फिर ये मत बोलना कि सर हमें तो बताया नहीं था आपने, या फिर मेरे तो कंफ्यूजन हो गया, या फिर मैंने इसके बारे में पढ़ाई नहीं करी है। इस ऐसे जो सवाल हैं ये बाद में मत लाइएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास का पहला जो टॉपिक प्रीवियस क्लास से हमने जो एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं कि पोलियो जो स्टूल होता है, पोलियो पोलियो जो स्टूल होता है, उस स्टूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिवर्स कोल्ड चेन यूज करते हैं अपन। क्या बोलते हैं? रिवर्स कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना होता है? -2 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और रिवर्स कोल्ड चेन में कितना हो जाएगा? +2 डिग्री से +8 डिग्री सेंटीग्रेड रिवर्स कोल्ड चेन यूज करते हैं। अब देखो अगला सवाल आता है। अगले सवाल के बारे में तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ओआरएस सॉल्यूशन का है। कोई किसका है? ओआरएस सॉल्यूशन का है कि ओआरएस सॉल्यूशन जो है ये कितने दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं। शुड यूज्ड विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स। आंसर है आपके पास में 12 घंटे आ जाए, 72 आवर्स आ जाए, तो ये बोल देना है कि पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स तक ही हमें क्या करना है, इसको यूज करना है। ओआरएस को किस में यूज करना है? पानी आपको सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है, उसको बिल्कुल उबालना है। उबालने के बाद में उसको ठंडा होने दे रहे हैं। ठंडा होने के बाद में उसको छान लेना है। छानने के बाद में 1 पाउच ओआरएस जो है वो 1 लीटर पानी में घोल के रख लेना है और उसको बारी बारी उस पानी को पीते रहना है। तो क्वेश्चन यदि आपके पास में यह आता है कि ओआरएस का सॉल्यूशन जो है, ये ओआरएस सॉल्यूशन कब तक हम यूज कर सकते हैं, तो आंसर आपका क्या होगा? 24 आवर्स। अब देखो एंटेरिक फीवर आता है। अगला क्वेश्चन आता है एंटेरिक फीवर का। एंटेरिक फीवर किस किस को बोलते हैं अपन? टाइफॉइड फीवर को। किसको? टाइफॉइड प्लस पैराटाइफॉइड फीवर को। किसको बोलते हैं? पैराटाइफॉइड फीवर को बोलते हैं, ठीक है। टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड जो फीवर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? एंटेरिक फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर बोलते हैं। अब देखो अर्बोवायरल डिजीज। अर्बोवायरल डिजीज मोस्ट कॉमन अर्बोवायरल डिजीज कौन सी होती है? अर्बोवायरल डिजीज कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन अर्बोवायरल डिजीज अभी जो फैल रही है वो कौन सी है? डेंगू भैया, ठीक है। अर्बोवायरल डिजीज है डेंगू। डेंगू के अंदर क्या होता है आपका? प्लेटलेट्स डाउन होती है। प्लेटलेट्स डाउन होती है, मरीज को फीवर आता है बहुत सारा, ठीक है। तो अर्बो वायरल डिजीज है डेंगू। क्वेश्चन आया कि किस टाइप की डिजीज है, तो आंसर क्या देना है? अर्बो वायरल डिजीज है। अगला आता है प्रीजम्पटिव ट्रीटमेंट इन मलेरिया। मलेरिया का प्रीजम्पटिव ट्रीटमेंट कौन सा है? क्लोरोक्वीन। कौन सा आता है? क्लोरोक्वीन जो है वो मलेरिया का प्रीजम्पटिव ट्रीटमेंट है। प्रीजम्पटिव ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज क्लोरोक्वीन। मेन वेक्टर ऑफ येलो फीवर। येलो फीवर का मेन वेक्टर जो है वो कौन है? मेन वेक्टर कौन है? एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी येलो फीवर का मैन क्या है? वेक्टर है। येलो फीवर का मैन वेक्टर कौन है? एडीज एजिप्टी। और स्लिम्स डिजीज कौन सी है भैया? स्लिम्स डिजीज है एड्स को बोलते हैं अपन। किसको बोलते हैं? एड्स को हम क्या बोलते हैं? स्लिम्स डिजीज बोलते हैं। एड्स को हम क्या बोलते हैं? स्लिम्स डिजीज बोलते हैं, याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आता है रूल ऑफ हाफ। रूल ऑफ हाल्स, ठीक है ना। रूल ऑफ हाल्स क्या होता है? देखो ये सवाल आपने पढ़ा होगा। रूल ऑफ हाल्स इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर रूल ऑफ हाल्स यूज होता है, जिसके अंदर ये डिसाइड होता है। देखो इसको हम यदि ग्राफ से समझे तो रूल ऑफ हाल्स में क्या हुआ कि जैसे मान लो 100 लोग थे, 100 लोगों की कम्युनिटी है। उन 100 लोगों को हमने डिवाइड कर दिया 50 और 50, 50 और 50 हो गया, ठीक है। ये जो 50% है ना, ये तो अनअवेयर है। इनको तो पता भी नहीं है किसके बारे में? हाइपरटेंशन के बारे में। इनको तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हाइपरटेंशन क्या है? साइलेंट किलर भी है, ठीक है। साइलेंट किलर भी हाइपरटेंशन का इनको आधे को तो चलो पता भी नहीं होता है।
लेकिन जो 50% बच गए, जो हाफ 50% जो बच गए, जो अवेयर थे, ये क्या है, जो अवेयर थे इनको पता था कि अपने क्या है, हाइपरटेंशन है। 50% को पता था कि अपने 50% को पता था कि अपने हाइपरटेंशन है। इसमें से हाफ, यानी इसमें से भी देखा जाए 50 का हाफ कितना हो गया, 25%। और 25%, ये जो 25% जो थे, ये 25% तो इसको नॉर्मल चीज मान के ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं। फिर यहाँ पे ये आता है 25% जो थे, इनको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 12.5 और 12.5, 12.5 और 12.5। अब इनमें से 12.5 जो है, ये तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर पाते हैं, ओनली 12.5% ही हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर पाते हैं। और ये डू नॉट रिसीव ट्रीटमेंट, डू नॉट रिसीव ट्रीटमेंट, ये तो अपने आप को ही बोलते हैं कि ऐसा बीपी वीपी कुछ नहीं होती है, मैं दवाई नहीं लेने वाला हूं, मैं दवाई नहीं लेने वाला हूं। तो ये था रूल ऑफ हाफ। आधा के नियम क्या है, हाइपरटेंशन में रूल ऑफ हाफ क्या होता है कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 12.5% लोग ही, 100 में से 12.5% लोग ही हाइपरटेंशन पे कंट्रोल कर पाते हैं। अब देखो इसको और अच्छे से तरीके से समझ लो, हमने क्या बोला, 100 पेशेंट थे, 100 पेशेंट थे, ठीक है, हमने देखा कि 100 पेशेंट है, ठीक है, 100 पेशेंट को डिवाइड कर दिया हमने कितने में, दो पार्ट्स में, 100 पेशेंट को डिवाइड कर दिया हमने दो पार्ट्स में, 50-50% हो गए, 50% और 50%। ये तो 50% तो अनअवेयर थे, अनअवेयर अबाउट हाइपरटेंशन। ये कौन थे, अवेयर थे। 50% क्या थे, अवेयर थे। इन अवेयर में से आगे जाके क्या हो गए, 25-25% हो गए, 25% और 25%। ये 25% तो क्या हो रहे हैं, इनको तो क्या बोल रहे थे, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। ये 25% आपके क्या बोल रहे थे, यहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया ही नहीं। जो 25% थे वो क्या हुआ, इन्होंने ट्रीटमेंट लिया ही नहीं, यानी ये डू नॉट टेक ट्रीटमेंट, डू नॉट टेक ट्रीटमेंट, यानी इनको पता होते हुए भी इन्होंने क्या नहीं किया, इलाज नहीं लिया, ठीक है। अब इनमें से इसको फिर से मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, 12.5% और 12.5%, ठीक है। ये क्या, ये फिर से क्या हुआ, डू नॉट टेक ट्रीटमेंट, इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। और ये क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया, किसके ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर, हाइपरटेंशन के। तो रूल ऑफ हाफ हो गया, 100 में से आधे हुए अवेयर, आधे हुए अनअवेयर। जो अवेयर थे उनमें से भी आधे जो थे उन्होंने तो इलाज ही नहीं लिया, और आधे जो इलाज ले रहे थे उनमें से भी आधों ने तो फिर इलाज बीच में छोड़ दिया, और सिर्फ 12.5% ही लोगों के ऊपर क्या हुआ, आपके बीपी का कंट्रोल हो पाया, बीपी का कंट्रोल हो पाया। तो ये था आपका रूल ऑफ हाफ। किसके लिए यूज होता है भाई, सवाल अपना ये था कि रूल ऑफ हाफ, हाफ जो होता है वो किसके लिए है, हाइपरटेंशन के लिए। किसके है, हाइपरटेंशन के लिए। अब देखो अंडर आरसीएच प्रोग्राम, ठीक है, अंडर आरसीएच प्रोग्राम किट ए बी, ए और बी जो किट होते हैं ये कहाँ रखे जाते हैं, देखो ये सब सेंटर किट होते हैं, सब सेंटर किट होते हैं, ये सब सेंटर किट होते हैं। याद रखना किट ए और किट बी, सवाल ये पूछता है आपसे कि किट आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत किट ए और किट बी को हम, किट ए और किट बी को हम कहाँ रखते हैं, कहाँ पे होते हैं, किट और ए और बी दोनों कहाँ होते हैं भाई, दोनों आपके सब सेंटर लेवल पे होते हैं। पीएचसी लेवल पे कौन सा होता है, पीएचसी लेवल पे कौन सा होता है, पीएचसी लेवल पे होता है आपका, पीएचसी लेवल पे होता है आपका कौन सा, पीएचसी किट। कौन सा होता है, पीएचसी किट। ए और बी का याद रखना, ए और बी दोनों का याद रखना, ए और बी किस पे होते हैं, सब सेंटर पे होते हैं। ए और बी कहाँ होते हैं, सब सेंटर पे होते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद में नंबर ऑफ इलिजिबल कपल्स इन इंडिया कितने हैं, 1000 में से, 1000 पॉपुलेशन में से, 1000 पॉपुलेशन में से जो इलिजिबल कपल्स हैं वो कितने हैं, 150 टू 180। यदि ये रेशियो पूछ लिया जाए कि इंडिया में 1000 पॉपुलेशन के ऊपर इलिजिबल कपल्स कितने हैं, तो याद रखना
ये आपको बताना है क्या कि 150 से 180 जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या है, इलिजिबल कपल्स का डाटा है। अब इसके बाद में आता है कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। कन्वेंशनल, याद रखना, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से होते हैं? कोंडोम और स्पर्मिसाइड होते हैं। कौन कौन होते हैं? कोंडोम और स्पर्मिसाइड्स होते हैं। जो कन्वेंशनल का मतलब जो इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। दो याद रखना, स्पर्मिसाइड्स और कोंडोम जो होते हैं वो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। अब देखो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टा सर्ट, प्रोजेस्टा सर्ट जो है, यानी प्रोजेस्टा सर्ट नाम आ जाए, ये क्या होता है? थर्ड जनरेशन की क्या है? ये आईयूडी है। प्रोजेस्टा सर्ट जो है, प्रोजेस्टा सर्ट जो है, ये कौन सी जनरेशन की आईयूडी है? थर्ड जनरेशन की आईयूडी है। रिलीज करती है क्या? सवाल पूछे कि कितना प्रोजेस्टेरोन ये पर डे का रिलीज करती है, तो याद रखना 65 माइक्रोग्राम, 65 माइक्रोग्राम पर डे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है थर्ड जनरेशन की आईयूडी। थर्ड जनरेशन की आईयूडी रिलीज करती है, प्रोजेस्टा सर्ट जो होती है वो क्या करती है? 65 mcg पर डे के हिसाब से क्या करती है? ये रिलीज करती है। क्लियर है? इसी के साथ में एक और चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यदि आप तैयारी कर रहे हो नोरसेट की, नोरसेट की एग्जाम, आपकी नोरसेट 10 की एग्जाम जो है, अभी आपके फॉर्म शेड्यूल्ड है। अभी तो 9 की एग्जाम हुई है, मेंस का रिजल्ट आया है, 10 की एग्जाम आपके लिए शेड्यूल्ड है। यदि आप वहां से नोरसेट 9 के अंदर आप सफल नहीं हो पाए किसी भी कारण की वजह से, तो हताश नहीं होना है, अपने आप को तैयार करना है नोरसेट, अगली नोरसेट के लिए। और उस नोरसेट के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट मंत्र जो ये है वो ये होता है कि आपको टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है। डेली टेस्ट आपको ज्वाइन करने हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ले रहे हैं, आपको डेली टेस्ट जरूरी से जरूरी देना होगा, क्योंकि डेली टेस्ट से आपका दिमाग जो है वो उस टॉपिक के ऊपर केंद्रित होता है, उसके बारे में सोचता है, जिससे कि आप उसके आंसर तक पहुंचते हैं। क्लियर है? अब इसके लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल कम प्राइस के अंदर और डेली लाइव टेस्ट सीरीज आप देना चाहते हो विथ रेशनल, यदि आप देना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, आरएनयू एजुकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसके एप्पल वर्जन भी अवेलेबल है और आपका एंड्रॉइड वर्जन भी अवेलेबल है। दोनों आप डाउनलोड करें, वहां से जाके डाउनलोड करने के बाद में वहां पे जैसे आप डाउनलोड करोगे आरएन एजुकेशन को, उसके बाद में आपसे रजिस्टर कराएगा, आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसी के साथ में जैसे आप रजिस्टर हो गए, स्टोर टैब पे जाएंगे, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज के ऑप्शन अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं, 6 मंथ टेस्ट सीरीज। नोरसेट के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए 6 मंथ की टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ये टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी आपके आरएमएल में, डीएसएसबी में, ईएसआईसी में, आरआरबी, एसजीपीजीआईसी, निमाहांस, आईजीएमएस और रिम्स, कोई भी एग्जाम हो नर्सिंग ऑफिसर बनने की, उनमें सब में ये एग्जाम, ये जो टेस्ट है आपका, ये हेल्प करने वाला है। सर इसकी प्राइस क्या है? रेगुलर प्राइस जो है, ये रेगुलर प्राइस इसकी है 599, लेकिन अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, ठीक है, अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर के अंदर ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज 50% फ्लैट ऑफ है, 50% फ्लैट ऑफ है, यानी 299 के अंदर आपको ये मिलने वाली है 6 मंथ की टेस्ट सीरीज। 6 मंथ की टेस्ट सीरीज जो है वो 299 में आपको मिलने वाली। तो आज ही ज्वाइन करें आरएनयू एजुकेशन की एप्लीकेशन और दें अपनी ऊंचाइयों को उड़ान और बनाइए अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर। ओके, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन कंप्लेन, मोस्ट कॉमन कंप्लेन ऑफ आईयूडी इंसर्शन, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस किसी मरीज को हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसकी मोस्ट कॉमन कंप्लेन जो है वो कौन सी होगी? ब्लीडिंग। कौन सी होगी? ब्लीडिंग होगी। ओनली नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें सेंट क्रोमेन, सहेली जिसको बोलते हैं, सेंट क्रोमेन सहेली जो होता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है भाई? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग। क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। क्लियर है? अब इसके बाद में एक और सवाल आता है कि एमटीपी एक्ट कब आया था? 1971 के अंदर। फॉर स्टेरिलाइजेशन एज ऑफ हस्बैंड शुड बी लेस देन 60 ईयर्स।
हस्बैंड की एज कितनी होनी चाहिए, 60 ईयर्स होनी चाहिए। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीएस प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन सी है, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन और अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर टू बी स्क्रीन्ड इन द नियोनेट्स कौन सी होती है, नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियोनेट्स के अंदर मोस्ट कॉमन स्क्रीन्ड डिसऑर्डर टू बी स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वो कौन सा डिसऑर्डर होता है, नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कौन सा होता है, नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। क्लियर है। इसके साथ में यदि एमसीएच प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन की बात करें तो माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन और अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी। क्लियर है। अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी। लो बर्थ वेट बेबी जो होता है उसका वेट कितना होता है, लेस देन 2.5 kg, 2.5। और वेरी लो, ये तो लो बर्थ वेट हो गया। वेरी लो बर्थ वेट में भी कौन सा हो गया, जिसका वेट क्या हो गया, 1.5 kg से कम होता है। क्लियर है। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ अमॉन्ग चिल्ड्रन वेट। ठीक है। तो चिल्ड्रंस के अंदर जो इंडिकेटर होता है, मोस्ट कॉमन ग्रोथ का इंडिकेटर जो होता है वो कौन सा होता है, बच्चे का वजन। वेट जो होता है वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है, किसके अंदर, बच्चे के अंदर। ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, बच्चों में ग्रोथ को मोस्ट सेंसिटिव जो इंडिकेटर होता है वो कौन होता है भाई, वेट होता है। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल कौन सा है, पब्लिक हेल्थ टूल यानी लोगों के अंदर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है भाई, इम्यूनाइजेशन। टाइम पे इम्यूनाइजेशन करा दो, इसके बाद में जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां जो हैं उनसे बचा जा सकता है, जो लाइलाज बीमारियां जो हैं उनसे भी बचा जा सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमएमआर, एमएमआर का क्या है, मोस्ट कॉमन, सॉरी, एमएमआर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमएमआर इज हेमरेज। पता नहीं भाई, ये तो कुछ अलग ही। फिर है टोकोफिरोल्स आर द विटामिन ई, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, टोकोफिरोल्स है। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई। एमिनो एसिड कन्वर्टेड इन बॉडी टू नियासिन, एमिनो एसिड कन्वर्टेड इन बॉडी टू नियासिन, नियासिन में कन्वर्ट होने वाला एमिनो एसिड कौन सा है भाई, उसका नाम क्या है, ट्रिप्टोफान। क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफान। रिकेट्स रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी किस में होता है, आंवला में। आंवला में विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है। एक पीएचसी फॉर पॉपुलेशन ऑफ 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन के ऊपर कितनी पीएचसी होनी चाहिए, एक पीएचसी होनी चाहिए। एक पीएचसी 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट अल्मा अत्ता डिक्लेरेशन 1978 गेव ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। याद रखना, पीएचसी का जो कंसेप्ट आया था वो आया था 1978 के अंदर, किस कौन सी कॉन्फ्रेंस के थ्रू, अल्मा अट्टा जो है, अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस है उसके थ्रू। ठीक है। अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस 1978 के अंदर बताया था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि 20 से 30,000 की पॉपुलेशन के ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज वर्कर इज लोकेटेड एट सब सेंटर लेवल। पूछा जाए कि सब सेंटर लेवल के ऊपर कौन होता है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होता है। ठीक है। इसके बाद में ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेल्योर एट सब सेंटर एंड विलेज लेवल, विलेज जो पहले क्लास में भी आ चुका है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। ओ इन गोबी कंपेन्स यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। गोबी जो था, गोबी जो दिया था यूनिसेफ ने, उसमें ओ का मतलब क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिजीज अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, कोलेरा, प्लेग और येलो फीवर। कोलेरा, प्लेग, येलो फीवर और स्मॉल पॉक्स, वाइल्ड पोलियो, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, सार्स, ये क्या है, सेंट्रल से रेगुलेट होती है। ये क्या होती है, सेंट्रल से रेगुलेट। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में जितनी भी एडवाइजरी जारी हो रही थी, जिस भी स्टेट में एडवाइजरी जारी हो रही थी, वो एडवाइजरी कहाँ से आ रही थी, सेंट्रल लेवल से हो रही थी। तो ये वो बीमारियां हैं जो सेंट्रल लेवल से क्या होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं। क्लियर है। एमपीडब्ल्यू, एमपीडब्ल्यू वाज गिवन बाय करतार सिंह कमेटी। मल्टीपर्पज एमपीडब्ल्यू, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो थे वो कौन सी कमेटी में आए थे भाई, करतार सिंह, करतार सिंह कमेटी, करतार सिंह कमेटी के थ्रू आए थे। किसके थ्रू आए थे भाई, करतार सिंह कमेटी के थ्रू आए थे। एमपीडब्ल्यू जो थे वो किसके अंडर में आए थे, करतार सिंह कमेटी के अंडर में आए थे।
फादर ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। हिप्पोक्रेटस कौन था? फादर ऑफ मेडिसिन। मीजल्स वैक्सीन स्टोर्ड एट 5 से -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीजल्स वैक्सीन को रखते हैं। रूबेला वैक्सीन जो कौन सी है? लाइव वैक्सीन है। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है रूबेला किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी में रूबेला जो वैक्सीन है वो नहीं देते हैं। पूछा जाए आपसे सवाल, ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, तो याद रखना रूबेला वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ मीजल्स 4 डे बिफोर टू 5 डे आफ्टर रेसेज अपीयर। पीरियड ऑफ मीजल्स किसी को हुआ है, किसी मरीज को मीजल्स हुआ है तो उसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या होगी? पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या होगी? इन्फेक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी? 4 से 5 दिन आफ्टर रेसेज अपीयरिंग। ये इंपॉर्टेंट है भाई। रेसेज आ जाएंगे, मान लो किसी को मीजल्स हुआ है तो रेसेज जैसे उसकी बॉडी पे आ गए उसके 4 से 5 दिन बाद में उसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होगी, यानी मैक्सिमम लेवल पे वो क्या होगा? इन्फेक्शन फैलाएगा। मैक्सिमम लेवल पे क्या करेगा? इन्फेक्शन फैलाएगा। क्लियर है? ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं येलो फीवर वैक्सीन जो है। येलो फीवर वैक्सीन कौन सी है? लाइव वैक्सीन है भाई। इनका तो आप याद कर ही लेना सबको, लाइव कौन सी है, किल्ड कौन सी है। ठीक है। और इसके अलावा लाइफिलाइज्ड फ्रीज्ड ड्राइड वैक्सीन कौन सी होती है? बीसीजी, येलो फीवर, मीजल्स और एमएमआर। कोल्ड चेन टेम्परेचर कितना होता है? कोल्ड चेन टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया एंड डिप्लोपिया सीन इन कोलेस्ट्रोडियम बोटुलिनम। फूड पॉइजनिंग के चीज में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो क्या कोज करता है? फूड पॉइजनिंग कोज करता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो फूड पॉइजनिंग कोज करता है। और उसमें क्या देखने को मिलता है? 3D देखने को मिलता है। डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, डिप्लोपिया। डिस्फेजिया निगलने में दिक्कत होती है मरीज को। डिसआर्थरिया जॉइंट्स में दर्द होता है मरीज को। और डिप्लोपिया डबल विजन देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये क्लोस्ट्रीडियम क्या होता है? बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग का कारण होता है। रिजर्वायर इन चिकनगुनिया फीवर इज प्राइमेट्स। ठीक है। प्राइमेट्स कौन से होते हैं? मंकीज। रिजर्वेयर कौन होता है चिकनगुनिया का? मंकीज होते हैं। टाइफाइड डायग्नोसिस इन फर्स्ट वीक बाई ब्लड कल्चर। टाइफाइड को हम डायग्नोस कर सकते हैं फर्स्ट वीक बाई ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के द्वारा फर्स्ट वीक में डायग्नोस कर सकते हैं। क्लियर है? एट्थ डे डिजीज जो है वो कौन सी है? टिटेनस नियोनेट्रम। कौन सी है? टिटेनस नियोनेट्रम। ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलेरा इन प्रेगनेंसी वो कौन सी है? फ्लूराजोलिडोन। किसी मरीज को कोलेरा हो गया और वो प्रेगनेंसी में है तो उस सिचुएशन में कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं? कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं भाई? फ्लूराजोलिडोन। कौन सी दे सकते हैं? फ्लूराजोलिडोन। कौन सी देंगे? फ्लूराजोलिडोन। क्लियर है? तो ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलेरा की कौन सी होती है? फ्लूराजोलिडोन। ओके। नेक्स्ट आता है अपना इंक्यूबेशन पीरियड। किसका? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर। येलो फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड पूछ रहा है। येलो फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो पूछ रहा है कितना होता है? 2 से 6 दिन। क्या होता है भाई? 2 से 6 दिन होता है। इसके बाद में द फैक्ट्री एक्ट एंड ईएसआईसी एक्ट। ईएसआईसी एक्ट की बात करते हैं। ईएसआईसी एक्ट और फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ था? 1948 के अंदर। कब हुआ था? 1948 के अंदर पास हुआ था। कौन? ईएसआईसी और फैक्ट्री एक्ट। टोटल ऑस्मोलिटी ऑफ डब्ल्यूएचओ reduced osmolality ORS to 45 millimole per liter. Routine surveillance is supplemented by sentinel surveillance, traditional lifestyle for CHD permission और primordial level. One urban PSC is for population 50,000. Ambulatory patients in triage category second के अंदर drug of choice for the scabies is 5% permethrin. स्केबीज की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो आपकी स्केबीज है, स्केबीज जो है इसकी
ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या है आपकी? 5% परमिथ्रिन। क्या होती है? परमिथ्रिन। 5% परमिथ्रिन होती है आपकी कौन सी? ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ परमिथ्रिन। एक पीएचसी इन ट्राइबल एरिया पॉपुलेशन पे कितनी होती है? 20 से 1 जो पीएचसी है, एक पीएचसी ट्राइबल एरिया के अंदर, ट्राइबल एरिया की बात करें, ट्राइबल एरिया में कितनी होती है भाई? 20,000 पॉपुलेशन के ऊपर कितनी होती है? 20,000 पॉपुलेशन के ऊपर होती है। क्लियर है? 20,000 पॉपुलेशन के ऊपर होती है एक पीएचसी। क्लियर है? ओके। इसके डोज ऑफ ओआरएस फॉर चिल्ड्रन विथ वेट इज 12 केजी पर 900 ml। ठीक है, 12 केजी। यदि मान लो किसी बच्चा है और 12 किलो का बच्चा है तो उसके लिए ओआरएस की जो डोज है वो हम क्या देंगे? 900 ml ओआरएस उसको पिलाएंगे। किट बी, अभी मैंने क्या बोला था आपको? अभी मैंने क्या बोला था? एक तो होता है किट ए, एक तो बोला था किट ए और एक बोला था आपको किट बी। किट ए और किट बी दोनों जो है वो कहाँ रखते हैं? हम कहाँ रखते हैं? सब सेंटर पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सब सेंटर पे रखते हैं। किट ए और बी जो है वो कहाँ रखते हैं? हम सब सेंटर पे रखते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन अमोंग नट्स इज कौन सी है? पिस्ताचियो। ठीक है, कौन सा आता है? पिस्ताचियो। अगला यदि हम बात करें कि वैक्सीन स्टेन फॉर स्वाइन फ्लू वैक्सीन इन इंडिया इज A7 कैलिफोर्निया 2009। कोपलिक स्पोर्ट्स किसमें देखने को मिलते हैं? कोपलिक स्पोर्ट्स आपके देखने को मिलते हैं मीजल्स में। किसमें देखने को मिलते हैं बच्चों? मीजल्स में देखने को मिलते हैं कोपलिक स्पोर्ट्स। नॉर्मल लेवल ऑफ आईक्यू, ये सवाल पूछता है। आईक्यू लेवल का नॉर्मल लेवल जो है वो कितना? नॉर्मल आईक्यू जो है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 90 to 109 आईक्यू जो है, पॉइंट्स जो होता है, ये क्या होता है? नॉर्मल आईक्यू लेवल है। ये क्या है? नॉर्मल आईक्यू लेवल है। क्लियर है? 90 से 109। अब एक्सट्रीम लो, मैंने क्या बोला था? एक तो लो बर्थ वेट बेबी, एलबीडब्ल्यू बोला था। एक बोला था वेरी लो बर्थ वेट बेबी, और एक होता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, ये कितना था? लेस देन 2.5 केजी। ये था लेस देन 2.5 केजी। ठीक है, और ये वीएलबी वेरी लो बर्थ वेट में भी क्या था? लेस देन 1.5 केजी। 1.5 केजी से कम होता है। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में भी जो था वो कितना था? लेस देन 1000 केजी, सॉरी 1 केजी, 1000 ग्राम जिसको बोलते हैं, 1000 ग्राम जो था वो था आपका लेस देन ये वाला। क्लियर है? तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी जो है वो कौन सा था आपका? 1000 ग्राम। क्लियर है? अब आते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम ट्राइड इज। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का ट्राइज कौन सा है? कैटरेक्ट, डीफनेस और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, पीडीए। पीडीए का मतलब क्या हुआ भाई? पीडीए, पीडीए का मतलब होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियस, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ये तीनों क्या होते हैं? पीडीए प्लस कैटरेक्ट, कैटरेक्ट प्लस डीफनेस, प्लस डीफनेस, ये तीनों क्या हैं? आपके कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के ट्राइड से याद रख लेना। अगला, मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स एट सीएचसी। सीएचसी पे मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए भाई? ये होने चाहिए आपको 30 बेड्स। क्या होने चाहिए? 30 बेड्स होने चाहिए। कहाँ पे? सीएचसी के ऊपर। सीएचसी पे 30 बेड्स मिनिमम। सब सेंटर इन, सब सेंटर इन बैकवर्ड एरियाज फॉर 3000 पॉपुलेशन। यदि बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे 3000 पॉपुलेशन के ऊपर एक सब सेंटर होना चाहिए, और यदि नॉर्मल एरियाज है वहां पे कितने होनी चाहिए? 5000 के ऊपर एक सब सेंटर होना चाहिए। ये रेशियो है आपका। क्लियर है? मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ पीईपी फॉर एचआईवी, ठीक है, वो कितना होता है? 4 वीक्स। फूड पॉइजनिंग इन लेस देन 6 आवर्स ऑफ फूड, वो कौन से बनने के 6 घंटे के अंदर कौन सा फूड पॉइजनिंग हो सकता है? स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हेल्थ प्रमोशन इज प्रिवेंशन लेवल ऑफ, हेल्थ प्रमोशन बीमारी होने से पहले प्रिवेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना। उसके सिम्टम, उसके रिस्क फैक्टर्स को नहीं बता रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया आपका? प्राइमरी लेवल का हो गया। क्लियर है? वो कौन सा हो गया आपका? प्राइमरी लेवल का हो गया। इसके बाद में फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है भाई? इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है? लेवल कौन सा है? सेकंड, फर्स्ट रेफरल
लेवल इज सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर। ओके, सेकेंडरी, यहाँ पे ये बोला है फर्स्ट रेफरल यूनिट जो है वो कौन सी है आपकी, पीएचसी सीएचसी है, ठीक है ना, पीएचसी सीएचसी है। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर, पता नहीं क्या लिखा है। इसके बाद में देखो, लेप्रोमिन टेस्ट इज स्ट्रांगली पॉजिटिव इन ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, मिल्क रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। मिल्क जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन पूछे कि कौन सी ऐसी डाइट है जो नहीं होना चाहिए, आयरन की कमी जिसमें होती है उसमें मिल्क नहीं देना है, मिल्क के साथ में आयरन नहीं देना है। डीडीटी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज कॉन्टेक्ट पॉइजनिंग। डीडीटी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉन्टेक्ट पॉइजनिंग। तो ये थी आज की कुछ पॉइंट्स की क्लास। मिलते हैं एक और बढ़िया क्लास के साथ में ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। तो बने रहिए आरएन एजुकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।